अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं कि एक, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इदारों के बड़ों की बैठक की जो खबर है अंदर की कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई, मुजाहिरीन के सिलसिले में क्या डिस्कस हुआ, ये आपको बहुत बड़ी अंदर की खबर देंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे आज कि किस तरह से अब इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त इमरान खान साहब को इंगेज किया है, इसका हम आपको बड़ी खबर देंगे। और तीसरी हम आपको खबर देंगे क्योंकि पल पल बदलती सूरत हाल है। इसके अलावा PTI के 2 अहम रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और जो सेनेटर शिबली फराज हैं, वो आज जुडिशल कमीशन के इजलास में जब शरीक ना हुए तो वहाँ पर क्या हुआ और किस तरह से हुकूमत प्रिवेल कर रही है, अब हम आपको ये बताएंगे। लेकिन यहाँ पर पल पल बदलती सूरत हाल में जुडिशल कमीशन में तो प्रिवेल कर रही है, लेकिन यहाँ पर अब बैक फुट पर जा रहे हैं और ये सब कुछ हम आपको आज बड़ी खबरें देंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको डी चौक में दिखा दें कि अगर आप मेरे अकब में देख सकें कि लेडीज़ पुलिस आपको खड़ी नज़र आ रही हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के भी जवान आपको एक बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, अगर आप देख सकें। फिर ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिंध पुलिस के अहलकार एक बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं और ये सब के सब एंटी राइट किट्स से ये तैयारी करके खड़े हुए हैं। पत्थर रोकने वाली शील्ड्स भी हैं इनके पास, जबकि लाठियाँ भी हैं, जबकि जैकेट्स भी इन्होंने पहन रखी हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि अगर आप इधर देखें तो आपको रेंजर्स की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर खड़ी नज़र आएगी। और इसके अलावा भी आपको सिक्योरिटी एहलकार एक बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आएंगे जो ड्यूटी कर रहे हैं। और ये आपको आप कह सकते हैं कि इस वक्त डी चौक में तकरीबन 1000 प्लस के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। और वज़ीर दाखिला जो सेनेटर मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी विज़िट करने वाले हैं इस एरिए का, और यकीनन वो प्रेस से भी टॉक करेंगे और वो अपनी फोर्सेस को भी विज़िट करके जाएंगे। तो ये तो एक रूटीन का वो सब कुछ चलेगा। लेकिन जो असल और जो दिलचस्प बात है वो अब हम आते हैं असल बड़ी खबरों की तरफ। तो वो ये है कि आप देख रहे हैं मेरे अकब में आपको पुलिस एहलकार नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, सिंध पुलिस के नारे लग रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद में अच्छी खासी सर्दी है, ये नारे यकीनन यहाँ के डी चौक के माहौल को गर्मा भी रहे हैं। लेकिन असल जो बड़ी खबर है उसकी तरफ भी हम आते हैं। तो वो ये है कि अब जो PTI के जो काफ़िले हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वो इस्लामाबाद के बॉर्डर पर इस वक्त PTI के काफ़िले पहुंच चुके हैं और वो इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं। और जो हमने आपको दिन को भी बताया था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की रिपोर्ट है वो है कि 50,000 से 80,000 और बाज़ एस्टीमेट्स के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग हैं जो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं PTI के काफ़िले में। और पंजाब से भी कुछ काफ़िले आके उन्होंने ज्वाइन कर लिया अटक के मुकाम पर। और अटक में जहाँ पर DPO अटक ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि वो रोकेंगे, वो भी अब नाकाम हुए हैं और PTI के कारकुन उनको शिकस्त देते हुए अब इस्लामाबाद के करीब पहुँच चुके हैं। और आज रात के या कल PTI के काफ़िलों का इस्लामाबाद में दाखिले का भी इम्कान है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक बैकडोर अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है क्योंकि बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि उनको दौरा मुकम्मल करने दिया जाए और उसके बाद इस्लामाबाद में ये दाखिल हो। लेकिन बुशरा बीबी की भी आपने स्पीच सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं आखिरी इंसान होंगी तब भी खड़ी रहूँगी इमरान खान के लिए, तो वो जोश दिला रही हैं अपने कारकुनों को। और दूसरी तरफ लेकिन सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है। इस्लामाबाद में आज जो सिक्योरिटी इदारों के बड़ों की एक कहीं बैठक हुई, उसमें कहते हैं कि ये अब जैसे कहते हैं ना, आप कह लें कि इत्तफाक या सूरत हाल की जो रीडिंग उन्होंने की उसके मुताबिक उनमें ये पाया जाता है कि अब शायद PTI के काफ़िलों को रोकना नामुमकिन है इस्लामाबाद में, उनको दाखिले से नहीं रोका जा सकता। और इसके बाद ये फिर जो यहाँ पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है
वहाँ पर भी ये डिस्कशन हुई और ये कहा गया कि कोशिश की जाए कि किसी किस्म का खून खराबा या लड़ाई झगड़ा ना हो। कुछ मुज़ाहमत शायद 26 नंबर चुंगी पर होगी, लेकिन उसके बाद मुज़ाहमत नहीं की जाएगी। और ये भी फिर कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के हाई अप्स ने कहा है कि इंश्योर करें, ज़राए बताते हैं इस्लामाबाद पुलिस के, कि उन्होंने कहा है कि इंश्योर करें कि जो टेलीफोन ऑपरेटर या वायरलेस ऑपरेटर्स हैं उनके पास भी कोई असला ना हो, कोई पिस्टल ना हो, सबको गैर मुसल्लह करने का कह दिया गया है। सिर्फ लाठियाँ रहेंगी। इस्लामाबाद पुलिस और जो दीगर यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं, सिंध पुलिस के हों या दीगर के हों, और वही सूरत हाल संभालेंगे। लाठियाँ होंगी, आंसू गैस के कुछ कैनन हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी किस्म का जानलेवा कोई भी असलाह वो पुलिस के पास, यानी कि पिस्टल या क्लाशनकोफ या कोई दीगर ऐसी कोई गन नहीं होगी जिससे किसी की जान जा सके। ये अब फैसला हो गया है। तो इससे कम से कम एक बज़ाहिर तो सूरत हाल ऐसी बनती नज़र आती है कि शायद इस्लामाबाद में जो मुजाहिरीन का दाखिला होगा, जो पीटीआई के जो कारकुन आएंगे, वो शायद बग़ैर किसी किस्म के खून खराबे के हो, और होना भी ऐसा ही चाहिए। खुदा न खास्ता ये पुलिस एहलकार भी हमारी माओं के बेटे हैं, ना इनकी तरफ से किसी का नुकसान होना चाहिए, और ना ही जो मुजाहिरीन हैं वो भी इतनी दूर से आ रहे हैं, वो भी माओं के बेटे हैं, पाकिस्तानी हैं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं तो ये सिद्ध के दिल से समझता हूँ कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी जो एक और जो अहम तरीन चीज़ है कि इस सब में अगर आप देखें, अभी हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब को इंगेज करने का वो ख़बर भी आपको देते हैं। तो देखिए इस सब में जो अब सूरत हाल है, अब आपको पता है इस वक्त इस्लामाबाद में भी फूड की शॉर्टेज के आसार नज़र आने लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है तरसील रुक चुकी है, तमाम के तमाम मोटरवेज बंद हैं। और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, मुल्क भर में अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर खाने पीने की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि मोटरवेज बंद हैं और हुकूमत ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती। और फिर अगर आप देखें कि अब इससे आगे बढ़े अगर आप, तो अब एक शख्स है जो जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान, जिसकी कॉल पे ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब की पार्टी से तो एंगेज कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट, और उनकी पार्टी के जरिए उन तक पैगाम जा भी रहे थे, पैगाम आ भी रहे थे। अली मीन गंडापुर अब इस वक्त तो हैं मार्च में, और बुशरा बीबी भी मार्च में हैं, अलीमा खान भी इस मार्च में हैं, जो फ़ाइनल कॉल के नाम से जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में अलहदा इसके मुजाहरे हुए हैं। तो पीटीआई एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में तो कामयाब हो गई है। इस इम्पैक्ट का अब अगला किस्त क्या है? तो वो अगली किस्त ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने आज जो एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ थी, वो थी बैरिस्टर गौहर के साथ बैरिस्टर सैफ का जाना अडयाला जेल। बैरिस्टर सैफ ने ये पहली मुलाकात की है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में इन मौजूदा हालात के दौरान। और बैरिस्टर सैफ को खुद पीटीआई के लोग, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड उनके साथ बैठे तो वो निजी महफिलों में बताते हैं, क्योंकि बैरिस्टर साहब कभी पीटीएम के खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी मंजूर पश्तीन के खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी किसी और खिलाफ देते हैं। तो जब हम पीटीआई के लोगों से पूछते हैं कि एक तरफ आप खुद को कह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जैसे कहते हैं आप अब अलाइन नहीं हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हो गए हैं, आप अवाम की मैंडेट की बात करते हैं, अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एक पश्तूनों के हकूक़ की तंजीम है पीटीएम, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये जो बयान था, ये जो बैरिस्टर सैफ ने दिया, ये हमारी हुकूमत नहीं, ये पाकिस्तान की असल हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए दिया, ये उनके नुमाइंदे हैं। तो जब वो पाकिस्तान की असली हुकूमत किसी को कहते हैं तो वो असली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है कि भाई ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो इस सब के बीच में अगर अब आप देखें तो बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल में गए हैं इमरान खान को मिलने। इससे ज़ाहिर होता है इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया है कि अब आप और हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जाना, बैरिस्टर गौहर का बाहर आके कहना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, ये किस चीज़ की निशानी है? ये इसी चीज़ की निशानी है कि अब इन मुज़ाकरात को अब इस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी पैगाम दे रही है कि हम इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए संजीदा हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। और देखिए ये अनाओं का झगड़ा बनाया गया, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, आप पीटीआई को रिज़र्व सीटें दें। अगर रिज़र्व सीटें पीटीआई को मिल भी जाती, पीटीआई की कौमी असम्बली में
जो नुमाइंदगी थी वो 106 से 116 लोगों की मैक्सिमम हो जाती। ठीक है, वो 106 लोग भी हुकूमत तो नहीं बना सकते थे, ना ही वो हुकूमत गिरा सकते थे, लेकिन एक अना थी कि हाउ डेयर, और उसी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दिया गया। ठीक है, उसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट तबाह कर दी गई। तो ये छोटी छोटी जो अनाएँ दिखाई गई कि हम बंदूक बरदार हैं तो हमारी चलेगी, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया सूरत हाल को। और उस डैमेज की बुनियाद पर भी अब जो पीछे हटने का भी हो रहा है, तो अब फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, अब सिर्फ बात वहाँ तक नहीं रहेगी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी। तो उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट खुद भी साइन दे रही है कि हम बिल्कुल इंगेज कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और हम अब उनसे बात कर रहे हैं संजीदगी से। और उसमें अब ये ज़राए बताते हैं कि पहले इमरान खान साहब से जो बातचीत चल रही थी वो 3 ग्राउंड्स पर थी। इमरान खान साहब को पहले कतर जाने की भी एक इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़रिए ने कहा कि उनको कतर जाने की भी पेशकश की गई थी कि आप वहाँ पर रहें और खामोशी से रहें, और अगले इलेक्शन में आपकी जमात हिस्सा ले ले आपके बगैर। और वो इमरान खान साहब ने रद्द की। फिर इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया गया यूके का, वो भी इमरान खान साहब ने रद्द की। फिर इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया गया कि आप हमें कौमी हुकूमत बनाते हैं, आप उस कौमी हुकूमत का आपकी जमात हिस्सा बन जाए, आपको हम रिहा कर देते हैं, या आपको हम बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर देंगे, आप वहाँ पर रहिए और खामोशी से वहाँ पर बैठिए, और 5 साल बाद जब इलेक्शन हो तो आप बेशक उसमें हिस्सा ले लीजिएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये शर्त भी रद्द की। अब जो इमरान खान साहब को जो अगली अब जो कहा जा रहा है वो ये है कि आप बराए मेहरबानी अब कुछ अरसा ज़राए बताते हैं कि आप कुछ अरसा अगर हमें ये गारंटी दें कि आप कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और हुकूमत चलने देंगे, तो हम बिल्कुल आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप ये कर लीजिए, जिसे कहते हैं जेल से बाहर आ जाइए, सब कुछ आ जाइए। लेकिन कहते हैं कि उसमें इमरान खान साहब का ये कहना है, क्योंकि इमरान खान साहब को कहा गया, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ पर आप तकरीबन कुछ माह अभी सुकून से बैठिए और उसके बाद हम आपकी रिहाई के बारे में सोच सकते हैं। तो उस पर कहते हैं कि इमरान खान का ज़रा ये बताते हैं कि उनका इस ऑप्शन के ऊपर भी उन्होंने पार्शल रजामंदी जाहिर की है, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि जो उनकी दीगर ख़वातीन कैद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद या दीगर लोग जो उनके पंजाब में कैद हैं, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और शाहमूद कुरैशी, वो कह रहे हैं कि इनको आप रिहा करें पहले मरले में, और मुझे बेशक पहले मरले में आप बनी गाला शिफ्ट कर दें। तो इस किस्म की बातचीत जारी है। अब देखिए कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अहम है इस सब में, अब आपको मालूम है कि एक फैक्टर और भी है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जो कि अब तबाह हो चुकी है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसमें आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास था। वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो इस्टेब्लिशमेंट की करवाई हुई 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अब उनकी क्या माजरत के साथ हैसियत रह गई है, या उनका क्या इख्तियार रह गया है कि आज सिंध में आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला था सिंध हाई कोर्ट में। उसके लिए जो इजलास हुआ, सबसे पहले तो मज़का खेज चीज़ें हुई कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जजेस यूँ बिहेव करते हैं जैसे मरीख पे रहते हैं, उनको पता ही नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। कि वो सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब साहब इजलास में नहीं आए, जो PTI के नुमाइंदे हैं अपोजिशन के इस जुडिशल कमीशन में। तो इन लोगों ने 2 घंटे उनके आने का इंतज़ार किया, ठीक है। फिर उनको फ़ोन किए, उनके फ़ोन भी नहीं कनेक्ट हो रहे थे। क्या इनको नहीं पता था कि उनके फ़ोन क्यों नहीं चल रहे? हुकूमत सामने बैठी हुई थी, उनसे पूछते थे कि इनके फ़ोन क्यों नहीं चल रहे और ये क्यों नहीं आ रहे? ऐसा मुल्क में क्या आप कर रहे हैं कि ये लोग नहीं पहुँच पा रहे? ये मोटरवेज़ क्यों बंद है? ये क्या बंद है? लेकिन अब पाकिस्तान की अदलिया में कोई दम खम ही नहीं रह गया कि पूछती कि ये मुल्क का आपने हाल क्या कर दिया है। तो उसके बाद ये तमाम ड्रामा मुकम्मल करने के बाद कभी हमने तो 2 घंटे इंतज़ार किया, फिर उनको फ़ोन किए, फ़ोन पर भी रब्ता ना उसका, तो उसके बाद फिर उनकी गैर मौजूदगी में जो इजलास हुआ जी, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि शायद उधर कहीं पे गाने से नहीं लगा लेते उस पीछे से उस गमज़दा माहौल में कि 2 मेंबरान क्यों नहीं आ सके। लेकिन बहरहाल उस इजलास में फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी डे 1 से के आगा साहब जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, जिनके खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ रेफरेंस भी दायर हुआ था, उनको उन्होंने आइनी बेंच का सरबराह मुंतखब करवाया और 9 दीगर जजेस को भी। और उसमें जो वोटिंग हुई, वोटिंग में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन आइनी बेंचेस के जजेस के नाम की मुखालफत की। हुकूमत ने कहा कि हमने यही जजेस लगाने हैं और हुकूमत प्रिवेल की सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। और जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने वोट ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं कोई राय देता ही नहीं हूँ। यानी कि उनको पता है कि मेरी राय सुननी तो किसी है नहीं, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरी चलनी तो है नहीं, तो फिर मैं राय क्यों दूँ? ये अब उनकी हैसियत रह गई है। लेकिन खुद उन्होंने अपने शौक़ से ये हैसियत चुनी है। उनको लगता है कि चले, उन्होंने 1-1.5 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना था, अब वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन गए हैं, ठीक है। वो टाइमली रिटायर होकर अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे, तो वाई नॉट। वो कहते हैं कि मैं तो इसी में खुश हूँ, मुझे 4 सलूट लगते रहे, ठीक है, कि चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, ठीक है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है नहीं है, ये तो मैटर ही नहीं करता शायद अब उनके लिए, ठीक है। तो ये अब उनकी, अब आप कह लें कि ये हैसियत रह गई है कि वो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में बैठ के ना अक्सरियती जजेस के साथ जाते थे, ना अकलीती जजेस के साथ जाते थे, अपनी 1.5 इंच की तीसरी मस्जिद ले बनाकर पतली गली से निकल जाते थे कि मैं एक अपने इख्तलाफी नोट लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं एक अपने इजाफी नोट लिख रहा हूँ। यहाँ पर वो अब कह रहे हैं मैं राय नहीं दे रहा, ठीक है। भाई आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप चेयरमैन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के, माजरत के साथ खुदा का खौफ करें, आपको तो बोलना चाहिए, आपको तो एक साइड पर खड़ा होना चाहिए। आप कब तक ये इस तरह की पोजीशन लेते रहेंगे कि जहाँ पे आप कहें कि मैं होम्योपैथिक हूँ, मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ? और फिर अब हालात ये हैं कि हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में भी अपनी मर्ज़ी के आइनी बेंचेस बना के ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि अदलिया के ऊपर हुकूमत प्रिवेल कर रही है। अब एग्जेक्टिव का मातहत इदारा है सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, ठीक है। और ये जो जजेस वो चुनते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ये इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियां पूरी तरह पहले वर्किंग करती हैं जजेस के नामों पर कि ये जज वहाँ पर होगा, ये जज हमारा है, ये जज हमारे खिलाफ फैसला नहीं देगा। हमारा से मुराद ये है कि उनका ये तासुर होता है कि हमारा है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी कुछ जज से बात हुई होती है, लेकिन लाइक वो इस पूरी वर्किंग के बाद, इस पूरी एश्योरेंस के बाद कि ये जज कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के मुफाद को या इस्टेब्लिशमेंट की फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाए हुए जो हुकूमत है उसके मुफाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उस जज का नाम देते हैं। और फिर वो जज का नाम लेके फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हुकूमत जाके बैठती है और फिर वो उन नामों को मुंतखब करवा के आती है। और आप देख लीजिए अमीनुद्दीन खान साहब वाले, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उन वाले आइनी बेंच ने अभी तक कौन सा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला दिया है, कौन सा बड़ा केस उठाया, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल एकदम ठंडा कर दिया काम। उन्होंने कहा मुझे करो, ये होम्योपैथिक सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे वही चलेगा जो हमारे चीफ का नहीं किसी और का हुक्म होगा, वो हम चलवाएंगे यहाँ पर। अब सिंध हाई कोर्ट में भी कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी मुखालफत में वोट था हुकूमत के। यानी कि जो अदलिया के सरबराहान हैं उनको पता है कि एग्जेक्टिव क्या खेल खेल रहा है, लेकिन उनके हाथ पैर 26वीं आईनी तरमीम करके बांध दिए गए हैं। और 26वीं आईनी तरमीम कैसे हुई है? लोग अगवा करके, लोगों की माएँ बहनें उठाकर, ठीक है, और ला के वो आईनी तरमीम पास करवाई गई है। और फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई टेंटेड डिस्प्यूटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट ने ये आइन के साथ एक खिलवाड़ किया है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ किया है। और हमारे मुल्क में सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहरहाल अब इस्टेब्लिशमेंट जब बरह रास्त इमरान खान साहब से मुज़ाकरात शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब ये नज़र आ रहा है कि अब जो मुजाहिरीन हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। वैसे भी इस्लामाबाद में उनका दाखिला रोकना मुमकिन नहीं था। जितनी यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियाँ मौजूद थीं, उनको का जो नंबर काउंट था उससे बहुत ज़्यादा एक तो मुजाहिरीन की तादाद है, और दूसरी बात यह है कि ये फ़ोर्स जितनी भी है ये मुजाहिरीन को उस तरह से टैकल नहीं कर सकती, गोली चलाने का मैंडेट नहीं है, क्योंकि उससे खुदा न खास्ता खून बहेगा और वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती ये हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत का मैंडेट ही ऐसा है कि ये ज़रा भी दबाव नहीं ले सकती। तो अब आ रहे हैं, वो देखते हैं कि वो आकर, लेकिन इस सब में ये वार ऑफ नर्व्स है कि जब एक दफ़ा जो यहाँ पर पहुँच जाएंगे पीटीआई के मुजाहिरीन इस डी चौक में, तो फिर वार ऑफ नर्व्स शुरू होगी, क्योंकि हुकूमत की कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा वो प्रोलॉन्ग करे इस धरने को वो करे, ताकि थक के मुजाहिरीन जाने लगे और धरना कमज़ोर पड़ने लगे, और फिर धरने की क़यादत किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करके फेस सेविंग लेके जाने की कोशिश करे। लेकिन फिर पीटीआई का अब ये इम्तिहान होगा कि वो
कितना लंबा इस धरने को चलाएंगे कि यहाँ तक कि हुकूमत के आसाब जवाब दे दें और फिर कोई ऐसी सेटलमेंट हो जो पीटीआई के बेनिफिट में हो। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा जो चीज़ अगर वो अपनी शख्सी और अपनी सियासी जमात की पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए, वो वाकई जो नारा लगाते हैं कि ये मुल्क और ये पाकिस्तान के लिए वो आ रहे हैं, ठीक है, वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आ रहे हैं, जमहूरियत के लिए आ रहे हैं, तो फिर तो जवाब यही है कि फिर आप 26वीं आइनी तरमीम भी तय करवाएं और फिर जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो भी खुलना चाहिए और उसमें जिसने घपला किया उसका किरदार आवाम के सामने आना चाहिए, तारीख़ में लिखा जाना चाहिए और सब कुछ एक्सपोज और बेनकाब होना चाहिए। असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपको डी चौक से आज के इस व्लॉग से अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। हम इस सूरत हाल पर आपको अपडेट करते रहेंगे और ग्राउंड से रिपोर्ट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।